नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज हम बात करेंगे उस दुश्मन की जो पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। हम बात कर रहे हैं आतंकवाद की और उसके खात्मे के लिए पूरी दुनिया एकजुट होती नजर आ रही है। दरअसल 22 साल पहले अमेरिका ने दहशतगर्दी की सबसे खौफनाक तस्वीर देखी थी। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से 2 विमान कैश कराए। इस हमले के बाद आतंक को लेकर अमेरिका के साथ दुनिया का नजरिया बदल गया। पहली बार आतंकवाद का दर्द अमेरिका और पश्चिमी देशों ने समझा और पहली बार दुनिया को महसूस हुआ कि आतंक पर भारत की बात में कितना वजन है। तब से लेकर आज तक आतंक के विरुद्ध भारत की लड़ाई को दुनिया का समर्थन मिल रहा है। G20 के विश्व मंथन में भी आतंक के मुद्दे पर यह वैश्विक एकता देखने को मिली। दुनिया समझ रही है कि आतंक पर भारत का फॉर्मूला ही हिट है और फिट है। भारत की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को समर्थन करने वाले मुल्क अलग थलग हैं। लेकिन सवाल यह है कि आतंक पर दुनिया की लड़ाई और कोशिशें क्या काफी हैं? आज इसी मसले पर होगी चर्चा। विस्तार से बातचीत करेंगे अपने तमाम मेहमानों के साथ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंक का चेहरा कितना क्रूर हो सकता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। अमेरिका आज भी 22 साल पुरानी तस्वीरों से दहल उठता है। आज भी 9/11 की तारीख अमेरिका के दिल में नश्तर बनकर चुभती है और अमेरिका पर हुआ 9/11 का यह आतंकी हमला आज भी अमेरिका को परेशान करता है। धूल के गुबार में गुम वो सुबह आज भी अमेरिका के जहन में ताजा है। दुनिया के कैलेंडर पर 9/11 एक ऐसी तारीख साबित हुई जिसने केवल आतंक को लेकर दुनिया का नजरिया ही नहीं बदला, बल्कि आतंकवाद को लेकर अमेरिका की नजर भी इसी घटना के बाद बदली और दुनिया ने भारत के नजरिए से आतंकवाद को समझा। 9/11 के बाद ही आतंक के खिलाफ अमेरिका ने जबरदस्त आक्रामक रुख अपनाया। बड़े बड़े आतंकी संगठनों को टारगेट कर लिया। लादेन जैसे आतंकी आकाओं का सफाया हुआ। आतंक के विरुद्ध दुनिया भर में तमाम समझौते हुए। आतंक से पीड़ित देशों के दर्द को समझा गया। आज आतंक को लेकर दुनिया का नजरिया काफी बदल चुका है और आज दुनिया आतंक के विरुद्ध कहीं ज्यादा एकजुट नजर आ रही है। G20 के घोषणा पत्र में भी सभी तरह के आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। यही नहीं, इस घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि आतंकवाद का हर रूप दुनिया के लिए खतरा है। आतंकवाद अब दुनिया पर एक नासूर बनता जा रहा है। अच्छी बात है कि आस्ते आस्ते दुनिया की सब सरकारें एक साथ मिलकर अब आतंकवाद को खत्म करने की तरफ अग्रसर हो रही हैं। हाल ही में G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान जो 112 मुद्दे पास हुए उसमें से एक मुद्दा ये भी था कि दुनिया के सारे देश, G20 के सारे देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ आगे बढ़ेंगे। भारत ने काफी लंबे वक्त तक आतंक को न केवल झेला बल्कि मजबूती से उसका मुकाबला भी किया। अथक प्रयासों के बाद आतंकवाद पर भारत के रवैये को दुनिया के तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि अब दुनिया भारत के इस आतंकवादी एंगल को अच्छी तरह से समझ रही है और भारत का सहयोग कर रही है। ब्रिक्स और G20 दोनों सम्मेलन के दौरान यह निश्चित किया गया है कि दुनिया के सारे देश मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई करेंगी। जाहिर है दुनिया ने आतंक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आतंक को लेकर जो समझ आज दुनिया में विकसित हुई है उसकी वजह भारत ही है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को न केवल एकजुट किया बल्कि आतंक को पनाह देने वाले देशों को दुनिया के सामने बेनकाब किया। जब दुनिया के सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज एक साथ मिलकर आतंकवादियों के बारे में एक साझा इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे और साझा कार्रवाई करेंगे तो अगले कुछ ही साल के अंदर आतंकवादी चाहे वो कहीं भी छुपे हों, चाहे पाकिस्तान के अंदर छुपे हों, उनका सफाया हो जाएगा।
G20 के मंच से लेकर UN तक हर मंच पर आतंक को लेकर भारत की आवाज का असर है। आज आतंक पर हिंदुस्तान की बात को दुनिया तवज्जो दे रही है, लेकिन बदलते दौर में आतंकवाद के चेहरे भी बदले हैं और छिपकर आतंक के एजेंडे पर काम करने वाले देशों ने अपने तौर भी बदले हैं। जाहिर है आतंक की एक नई चुनौती है। लेकिन मुश्किल ये है कि पाकिस्तान और चीन दो देश ऐसे हैं जो कि अभी तक आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। पाकिस्तान तो आतंकवादियों को अपने यहाँ इसलिए पनाह देता है कि वह कश्मीर पर और हिंदुस्तान पर हमला करें। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस में जब जब भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों के विरोध में एक प्रस्ताव लाता है, चाइना तुरंत उसे वीटो कर देता है। यानी चाइना भी आतंकवादियों के साथ है और पाकिस्तान के साथ है। शायद दुनिया के देशों को अब समझ जाना चाहिए कि वह एक साथ मिलकर पाकिस्तान और चाइना की सरकार को यह समझाएं कि अब आतंकवाद के दिन गए और पाकिस्तान और चाइना की जो सरकारें हैं वह भी विश्व शांति की तरफ दुनिया के बाकी सब देशों के साथ मिलकर आगे बढ़े। 9/11 की आतंकी घटना को भले ही 22 बरस बीत गए हों, लेकिन ये तस्वीरें आज भी किसी जख्म की तरह हैं। आतंक के विरुद्ध अभी दुनिया को लंबी लड़ाई लड़नी है। अच्छी बात यह है कि वैचारिक तौर पर दुनिया इस लड़ाई के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक जमाना वो भी था जब आतंकवाद के रूप स्वरूप को लेकर वैचारिक एकता दुनिया के देशों में नहीं मिलती थी। अलग अलग सोच, अलग अलग नजरिए और उसके पैमाने पर आतंकवाद को तौला जाता था। हालांकि भारत शुरुआत से एक ही बात कहता रहा कि आतंक का केवल एक ही स्वरूप है, उसको अलग अलग नजरिए से देखना उचित नहीं है। अब वैचारिक तौर पर दुनिया में भी ये सोच, ये समझ विकसित होती दिखाई दे रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई जी मौजूद रहेंगे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा सर भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहले मैं संजय सर का रुख करना चाहूंगा। संजय सर, आतंकवाद के मुद्दे पर आज जो दुनिया का स्टैंड है उसको आप किस तरीके से पाते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या हम ये माना जाए कि संपूर्ण वैचारिक एकता हमने हासिल कर ली है या अभी भी इसमें कुछ छोटे मोटे इफ एंड बट बचे हैं? नहीं अनंत जी, ऐसा है कि जैसा कि आप बता रहे थे अभी, बिल्कुल सही बात आप बता रहे थे कि दुनिया में अगर आतंकवाद के खिलाफ विचारधारा बदली है तो इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि भारत ने किसी भी मंच पर, चाहे वो यूएन हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे G7, G20 या SCO, ब्रिक्स, जहां पर भी भारत खड़ा हुआ है वहां पर हमने एक स्टैंड लिया बिना किसी का नाम लिए हुए कि आतंकवाद का खात्मा किया जाए, सभी इकट्ठे हों आतंकवाद के खिलाफ। क्योंकि ये बात सच है, ये बात हकीकत है कि आज पूरी दुनिया इससे त्रस्त है और कई लोग जो पहले आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहते थे, आज वो मान रहे हैं कि शायद ये आतंकवादी ही है। ये एक विचारधारा धीरे धीरे बनती आ रही है। आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जो इतना आतंकिस्तान है या आतंक को सपोर्ट देता है, आज वहां पर खुद जैसे उनका अजगर इतना बड़ा हो गया, उनको खुद निकल रहा है। वो TTP को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नॉर्थ फ्रंटियर में कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये जो बात है ये निकल के आती है, कर्मा वाली बात होती है। यही बात आज दुनिया समझ रही है। हालांकि एक वैचारिक भावना इकट्ठी हो रही है, लेकिन अभी भी जो पूरे एक्शन में आने में समय लगेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि G20 का जो हमारा डिक्लेरेशन है, इससे पैरा 72 से 75 के बीच में कई एक्शनेबल पॉइंट दिए गए, चाहे वो FATF को और स्ट्रेंथन करना, उनको सपोर्ट देना, या हर तरह के आतंकवाद को विरोध करना, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो रेसिस्ट हो, चाहे वो किसी तरह का भी आतंकवाद हो, लेकिन आतंकवादी एक आतंकवादी है। तो यहाँ पर एक जब इकट्ठे सबने साइन किए हैं G20 ने, और आज जब अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है, तो ये एक विचारधारा नेचुरली धीरे धीरे फैल रही है और सब देश समझ रहे, जैसा आपने अभी सही बताया कि 9/11 के बाद अमेरिका की आंखें खुली कि ये क्या, आज हम भी उससे त्रस्त हैं। हालांकि उसके पहले हम देखें किस प्रकार वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। वही फिर कर्मा जो है लौट के आता है, जो कि वाकई में एक खास तौर पे आतंकवाद के संबंध में बिल्कुल सही है। और अभी जो एक्शन थे, जो मुझे बहुत खुशी है, जो एजेंडा डिक्लेरेशन में साइन हुए हैं, इसमें काफी, चाहे वो
जैसे हम बता रहे थे FATF है, चाहे इलिसिट ट्रैफिकिंग हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वर्चुअल एसेट्स हो, नेचुरल एसेट्स हो, या उनकी मनी लॉन्ड्रिंग हो, ताकि जो वो पैसा इधर से कमा पाए उसके ऊपर कंट्रोल रहे, आता हूं उनकी संजय सर मैं फाइनेंशियल आपके ट्रेल को पास। काटा जाए। मैं शैलेंद्र सर का इस समय यहां पर रुख करना चाहूंगा। शैलेंद्र सर, जो सवाल में मेरा था कि एक सवाल था कि क्या अभी भी कोई इफ एंड बट बाकी है। ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं आज भी जिनका रवैया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ कमजोर नजर आता है या उसमें एक बायस नजर आता है। और मैं बात कर रहा हूं चीन की। जब जब आतंक के चेहरों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की बात हुई, तब तब चीन ने अड़ंगा लगाया, ग्लोबल टेररिस्ट उनको घोषित करने में अड़ंगा लगाया। मौलाना मसूद अजहर का एग्जाम्पल हमारे सामने है, हालांकि बाद में चीन ने भी उस पर सहमति दी। उसके भाई का एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमारे सामने मक्की का एग्जाम्पल है, हमारे सामने ताला सईद का एग्जाम्पल है। अगर ये सोच अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या आतंक के खिलाफ लड़ाई को कमजोर नहीं करती? और जय हिंद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप मेरा प्रोटेस्ट अपने पास रजिस्टर करें। व्हाट इज मौलाना? मौलाना कौन होता है? ही इज ओनली अजहर मसूद, ही इज नॉट अ मौलाना एज फार एज आई एम कंसर्न। बट फिर भी चलिए, विचारधाराओं पर पहले बात हो रही है, इसलिए मुझे आपको 10 सेकंड देने पड़ेंगे। ये क्या है विचारधारा कि अगर अमेरिका को 9/11 पर अटैक होता है तो विचारधारा समझ आ गई। बाकी कंट्रीज जो इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं, सह रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपको समझ नहीं आई। और अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि वो देश जो सपोर्ट कर रहे हैं, भाई वो देश अगर सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनका एजेंडा है। आप और मैं क्या कर रहे हैं? अमेरिका क्या कर रहा है? मुझे एक बात बताइए, अगर मसूद को आपने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना UN में, वो जरूरी है या उसे मार गिराना जरूरी है? देखिए, व्हाट इज टेररिज्म? टेररिज्म में एक डर है, एक खौफ है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, दुनिया के ऊपर। आपके ऊपर स्ट्राइक करता है तो मैं खौफ में आता हूँ, अपने और मेरे ऊपर जब स्ट्राइक करता है दुनिया खौफ में आती है। इसका इलाज क्या है? हाथ जोड़कर बैठकर विनती करना कि इन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर करिए या इन्हें एलिमिनेट करिए। जब से पाकिस्तान में टेररिस्ट को पता चला है कि वो अगर भारत आता है तो इट इज अ वन वे टिकट, कुछ कमी हो गई। मैं कह रहा हूं अब एक और स्टेप जाना पड़ेगा जी। तू जहां से आ रहा है मैं तुझे वहीं मार लूंगा। आपने 300 आदमी बालाकोट में मारे, कहा क्या किया? कम हुआ ना? कुछ खौफ वहां भी बैठा। और देख लीजिए, ये वो वाली बात है कि हम पाकिस्तान को समझाते रहे कि पीस पीस पीस। आज हम बात नहीं कर रहे तो अब वो चिल्ला रहा है कि भाई हिंदुस्तान हमसे बात ही नहीं कर रहा। आप उसे देखिए, G20 में सबसे बड़ी जीत अगर मानी जाए डिक्लेरेशन की है। मैं कहता हूं उससे बड़ी जीत है कि हम एक फाइनेंशियल फोरम में टेररिज्म को लेकर आए हैं, क्योंकि दिस इज फाइनेंशियल टेररिज्म ऑल्सो। अगर सिर्फ इकोनॉमीज की बात करें तो मैक्सिमम इकोनॉमी आपकी अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड टेररिज्म से रिलेटेड प्रिकॉशंस, उससे रिलेटेड वेपन सिस्टम लेने में आपका, मेरे हिसाब से 51% जो आपका जोर है वो अपनी डिफेंसिव में लग जाता है। आई थिंक एक नया मोड लेना चाहिए। जहां तक विचारधारा की बात है, मत अपाहिज बनिए कि किसी की विचारधारा तब मैं कुछ कर पाऊं। नहीं, बात सर, शैलेंद्र सर, ये हो रही है कि भारत ने जो एफर्ट किए, एक लंबे समय तक दुनिया को समझाने में जो एफर्ट किया, दुनिया उन पॉइंट्स को मान रही है। दुनिया कम से कम ये एक्सेप्ट कर रही है कि आतंकवाद का एक ही चेहरा है, उसको अलग अलग चश्मे से देखना गलत है, दुनिया के लिए घातक है। दुनिया इस पॉइंट पर कम से कम आई तो सही। लड़ाई तो हमें लड़नी ही पड़ेगी अपने आप। देखिए, मैं फिर से कहता हूं, अगर आज आप दुनिया को समझा रहे हैं, आप ही ने कहा है विचारधारा बदल रही है, लोग समझ रहे हैं टेररिज्म का कोई भी रंग हो, कोई भी रूप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेररिज्म इज टेररिज्म। मैं कह रहा हूं अब एक और स्टेप लीजिए जी कि यस, ये टेररिज्म का सबसे बड़ा इलाज है दैट टेररिस्ट शुड बी टेरराइज्ड बाय द कंट्री। चलिए, मैं आता हूं सर आपके पास। मैं सीधे यहां पर अचल सर का यहां पर रुकना चाहूंगा। सर, अभी शैलेंद्र सर ने हमसे बातचीत की तो उसमें उन्होंने इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के पर भी रोशनी डाली कि कैसे ये हमारे को केवल हमारे जनजीवन को ही प्रभावित नहीं करता, हमारी जिंदगियों को प्रभावित नहीं करता, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करता है। ऑस्ट्रेलिया के एक इंस्टीट्यूट की रिसर्च आई थी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की।
उसमें ये बताया गया कि बीते 1.5-2 दशक के अंदर अगर हम बात करें 2000 से लेकर 2018 की, तो 85,500 करोड़ एक एस्टिमेट उन्होंने दिया, वैश्विक अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान आतंकवाद की वजह से हुआ है। अब मैं आता हूं अपने सवाल पर। जब बात होती थी पहले आतंकवाद की, तो यूएन जैसे जो संगठन थे वहां पर मोर्चाबंदी देखने को मिलती थी, आतंकवाद की परिभाषा को लेकर मतैक्य देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि यूएन के अंदर काउंटर टेररिज्म सेंटर है, जिसमें कई देश फंडिंग कर रहे हैं इस मीनास से लड़ने के लिए। यह एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी जीत नहीं है क्या भारत की? नहीं, देखिए, भारत उन देशों में से है जो काफी समय से आतंकवाद से पीड़ित था। हिस्टोरिकली हम तो 80 से इस समस्या को जूझते चले आ रहे हैं, और जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि 9/11 के बाद जो है अमेरिका का इसको लेकर रुख बदला, लेकिन काफी समय तक जो है जो टेररिज्म, जो आतंकवाद है, उसको भी अलग अलग चश्मों से देखा गया। गुड टेररिज्म की बात हुई, गुड टेररिस्ट की बात हुई, बैड टेररिस्ट की बात हुई। जो टेररिस्ट आपकी अर्थव्यवस्था या आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है वो तो टेररिस्ट है। दूसरा टेररिस्ट जो किसी दूसरे देश की सुरक्षा या उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, वो आपकी लो प्रायोरिटी में आता है। तो इस सब की बैकड्रॉप में जो भारत की सफलता ये है कि अब एक यूनिफॉर्म अप्रोच, एटलीस्ट इंटरनेशनल जितने भी फोरा हैं सब एक ही आवाज में बात करते हैं कि आतंकवाद पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा जी, और इसे किसी भी फॉर्म मैनिफेस्टेशन में टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अब बात यहां से आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि ये वैचारिक तरीके से सब लोग एक ही पेज पे आ गए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी बहुत कुछ करना बाकी है जी। एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। एक तरफ तो हम आतंकवाद को लेके इतनी बात करते हैं, ऑलमोस्ट हर फोरम पे इसको लेके बात की जाती है। चूंकि इसका इकोनॉमिक फॉल आउट भी है, इसीलिए G20 में इसके बारे में जिक्र किया गया, क्योंकि G20 प्राइमरली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स को लेके बात करती है। सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल उसकी डोमेन में नहीं है, फिर भी वहां दो पैराग्राफ्स डाले गए। लेकिन पैराडॉक्स देखिए, 1996 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म यूएन में रखी थी। आज तक उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। यहां तक कि टेररिज्म, आतंकवादी और आतंकवाद की डेफिनेशन पे सहमति नहीं हुई जी। तो चलिए, ऐसे में क्या होता है कि आप विचार को छोड़िए, भाषा को छोड़िए, डेफिनेशंस को छोड़िए, आइडियोलॉजी को छोड़िए। इस समय जरूरत यह है कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन ग्राउंड लेवल पे कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। इसमें आपकी जो है रियल टाइम शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस की बात आ जाती है जी। इस पे वो बात आ जाती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ की टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है किस कंट्री के लिए थ्रेट है, इसे एक तरफ करिए, एकदम अबव इन चीजों से ऊपर उठकर एक दूसरे से कोऑपरेट करिए। टेररिस्ट अपने मॉड्यूल ऑपरेंडी बदल रहे हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर। हेलो। हाँ, तो टेररिस्ट जो है अपना मॉड्यूल ऑपरेंडी बदल रहे हैं, उनकी जो काम करने का तरीका बदल रहा है, तो इससे हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, अब साइबर अटैक जो है ये भी एक किस्म का टेरर अटैक है जी। और जो ड्रग्स से जो आपकी पूरी युवा पीढ़ी को खत्म करने की कोशिश की जाती है, ये भी एक किस्म का आतंकवाद है। जी जी। और ड्रग पेडलिंग से जो फंडिंग होती है, पैसा आता है, जनरेट होती है, उस पैसे को फिर इस पे इस्तेमाल किया जाता है, वो एक अलग किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी है। तो अब टेररिस्ट वो टेररिज्म उस फेस से जी बिल्कुल। अचल सर, मैं आपकी बात समझा कि कई मोर्चे हैं अभी भी, वैचारिक एकता अलग मैटर है, लेकिन उसको टैकल करने के जो ग्राउंड पर काम होना चाहिए वो उसके लिए कई मोर्चे भी खुले हुए हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। विक्रम सर, जब बात आती है एक स्टेट बाउंड्रीज के अंदर टेररिज्म से काउंटर करने की, तो पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है किसी स्टेट बाउंड्री के अंदर। अब जब आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, इतने सालों में आतंकवाद को लेकर तमाम चर्चाएं हुई, तमाम वैचारिक एकता की हम बात कर रहे हैं और जानकारियों को भी साझा करने की बात हुई है। ग्राउंड पर आपने क्या देखा, ग्राउंड पर कितना असर इसका पड़ा है? मुझे बड़ा संतोष है कि इस विषय पर मैंने दशकों तक काम किया है और
सिर्फ जब यूपीएफ और एटीएस बनी थी उसके बाद आज पुलिस की गुणवत्ता और उसकी प्रोफेशनल उसमें गुणात्मक सुधार हुआ है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो, चाहे डी रेडिकलाइजेशन हो। विद्वान पैनलिस्ट ने नार्को टेररिज्म की बात की, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। पुलिस कर्मियों की अब वो जमाने चले गए कि केवल थाने चौकी से ही डील होगा ना, ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो कम से कम राष्ट्रीय स्तर पे हम इसको ले लें, और सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे वैचारिक। अब कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब एक प्राउड सोल्जर हैं, उनको आपत्ति हुई कि मौलाना शब्द क्यों किया गया, लेकिन उनके लिए क्या कहें जो हाफिज जी, ओसामा जी आदर चिंतक शब्द, और हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक को कहते हैं कि ये हिंसा के पुजारी, अमन के फरिश्ते हैं। सबसे पहले ये होते जीरो टॉलरेंस। अब हम आते हैं इनको चिन्हित करना। नया जो स्टैच्यूट आ रहा है 3, आप जान के खुशी हो, टेररिज्म न केवल परिभाषित है, इन एब्सेंटिया उनके ऊपर कार्रवाई और विचार करने का भी प्राविधान है। और देश में अगर हो तो ये नहीं है कि दाऊद इब्राहिम अगर कराची में बैठा है मुकदमा भी चलेगा, सारी और हमने कानून में संशोधन की, अपनी तैयारी टैक्टिक्स में। वो पुलिस नहीं है जो आज से 15 साल पहले। अब जो हमारी व्यवस्था है वो इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पर्याप्त इंडियन मुजाहिदीन और ये तमाम आउटफिट्स आए चले गए, फौजी, लश्कर तैयबा, हरकतुल अंसार, इन सबको मुंहतोड़ जवाब क्यों दिया गया? क्योंकि पुलिस की प्राविस, उसकी प्रशासनिक क्षमता, जो बजट था, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स है, फाइनेंशियल, उनकी कमर तोड़ देना, रेडिकलाइजेशन के ऊपर रखना। और इसके बाद आपने देखा होगा कि बड़े सकारात्मक परिणाम G20 में जो राजनयिक सफलता मिली है भारत को, वो अभूतपूर्व है। और इसके लिए सभी को मैं समझता हूँ गौरवान्वित हम सब हो सकते हैं, क्योंकि ये अभूतपूर्व सफलता है। मैं आखिरी वाक्य कहूंगा, बातें हम बहुत करते हैं लेकिन जब बात काम की आती है, डेविड कोलमैन रिडले 26 हत्या का मुलजिम, अमेरिका ने हमको एक्सेस नहीं किया। डैनियल बर्ड पत्रकार की हत्या पाकिस्तान में होती है, कोई प्रभावी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय जगत में नहीं हुई। और सैयद मोहम्मद उमर शेख, जिसको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मैंने खुद इंट्रोगेट किया, बाद में हाईजैकिंग के बाद इंडियन एयरलाइंस की, उसको अफगानिस्तान में हैंड ओवर कर दिया गया, और वो आज भी एक आतंक बना हुआ। तो ये सब जो चीजें हैं ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, इसमें संक्रमण शरीर में अगर केवल पाकिस्तान में भी है तो वो प्रभावित करता है और कर रहा है। हमें तो कर ही रहा है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड को भी कर रहा है। आज चर्चा का केंद्र है आतंकवाद। सीधे मैं अचल सर का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अचल सर, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, एक वैश्विक चुनौती है, इस विचार पर सब सहमत हैं, इसको सब मान रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? इस चुनौती को खत्म कैसे किया जाए? क्या इसको लेकर किसी वैश्विक नीति की तरफ बढ़ रहे हैं हम? देखिए, मुझे लगता है कि जो आपने पहले बात करी उस पर कोई शक नहीं है कि एक ब्रॉड कंसेंसस है कि टेररिज्म, आतंकवाद जो है पूरे विश्व की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और हमें इसे किसी भी कीमत पर, किसी भी फॉर्म, किसी भी मैनिफेस्टेशन में स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब सवाल आती है ग्राउंड रियलिटीज की। तो पिछले कुछ समय में काफी सारे कुछ ऐसे मैकेनिज्म डिवाइस किए गए हैं, लेकिन अभी तक ये मोस्टली बायलैटरल बेसिस पे हैं। और जो यूएन में भी काउंटर टेररिज्म जो सेंटर बना है, वो किस हद तक ग्राउंड पे एक्ट करता है, उसके बारे में मुझे इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो कर पाता है। हाँ, थ्योरेटिकली लिस्टिंग, ग्लोबल टेरर लिस्टिंग और इस तरह की जो रिपोर्ट्स बनाना समय समय पे, उस तरह की चीजों पे वो ज्यादा फोकस करता है। जबकि टेररिज्म को फेस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए जो ग्राउंड पे कोऑर्डिनेटेड वो चाहिए एक्शन, वो ग्लोबल तो नहीं है। हाँ, रीजनल जरूर है। आप एससीओ के विद इन द एससीओ देयर इज ए फोरम, जिसमें एक उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ जो एससीओ की मेंबर्स हैं वो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं या और कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं एक दूसरे की। एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क, कहने को तो इंटरपोल भी है, इंटरनेशनल पुलिस भी है, बट वो उसका रोल मुझे लगता है लेकिन सूचनाओं का आदान प्रदान वहां पर ज्यादा होता है। एक्ट के हिसाब से देखें तो शायद उस तरीके से कारगर वो नहीं है। हम सीधे रुख करेंगे संजय सर का यहाँ पर। संजय सर, अचल सर ने जो बात बोली कि बायलैटरली तो हो रहा है, द्विपक्षीय स्तर पर तो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन ग्लोबली अगर हम बात करें
तो अभी काफी कुछ होना बाकी है। उस दिशा में कदम कैसे बढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आनंद जी, मैं एम्बेसडर अचल से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप देखिए कि ये एक समस्या ये है कि एक टेररिस्ट किसी एक देश के लिए टेररिस्ट है और दूसरे देश उसको फ्रीडम फाइटर मानता है। तो ये एक बहुत ही विचारधारा में बदली आ जाता है, क्योंकि आज चाहे मिडिल ईस्ट में देखिए, सीरिया में देखिए, वो लड़ रहे हैं, लड़ाके लड़ रहे हैं, किसी को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, किसी को रशिया सपोर्ट कर रहा है, किसी को ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपस में लड़ाई हो रही है, वहां पे कोई टेररिस्ट माना जा रहा है। आज अगर जो भारत के खालिस्तानी अगर कनाडा में उनको इजाजत मिल रही थी, उनको जो जिसका कि भारत ने कड़ा रुख अपनाया, और अभी उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ा कनाडा के प्रधानमंत्री को कि इस तरह का जो है इसको कनाडा का रुख ना माना जाए। तो ये जो बातें ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर एक ग्लोबल सेंसस होना प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखा जाए तो हर एक का अपना इंटरेस्ट रहता है, और लेकिन अगर देखा धीरे धीरे जो लोगों की बात मानी जा रही है, खास तौर से जब आम जनता समझती है इस बात को कि टेररिज्म सबके लिए खराब है, तो वो जब आम जनता तक आते तब वो सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि ये बात आप जो कर रहे हो, आपको अपनी नीति में बदलाव करना पड़ेगा। और ये बात अब धीरे धीरे आ रही है। खास तौर से अगर हम देखें तो हमारे डिक्लेरेशन में पैरा 72 से 75 के बीच में जो अलग अलग मुद्दे निकल के आए हैं, चाहे वो इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ वेपन का है, चाहे FATF को और मजबूत करना है, FATF टाइप एजेंसीज को और मजबूत करना है, या फिर जो हर तरह की भर्त्सना करनी, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, रेस से रिलेटेड हो, ये किसी भी तरह मैं आता हूं संजय सर, मैं शैलेंद्र सर का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। शैलेंद्र सर, कलेक्टिव ग्लोबल अटैक ऑन टेररिज्म, इसकी बात हो रही है, अलग अलग मोर्चों पर बात हो रही है, आतंकवाद के नए चेहरे को लेकर बात हो रही है, उसके काउंटर की बात हो रही है, लेकिन इसमें विरोधाभास भी दिखते हैं। अब इन विरोधाभास की वजह क्या है? देखिए, दो तीन चीजें हमें बड़े डिफरेंटली समझनी पड़ेंगी। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पर। यूनाइटेड नेशन बोलता है कि मैंने अभी तक टेररिज्म की डेफिनेशन डिफाइन नहीं करी है। टेररिज्म किसको कहना है मैं यही नहीं डिसाइड कर पा रहा। ग्लोबल पर तो हम बहुत दूर की बात है। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रली बैठकर इतने देशों की एक समूह बनाकर बैठी हुई है, वो वेट कर रही है कि अभी हम टेररिज्म को डिफाइन करेंगे। मैं डिप्लोमेसी की पूरी इज्जत करूंगा, लेकिन सर डिप्लोमेसी ऑल्सो इज फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। एक अगर जो दो छोटे से एग्जांपल ले लेता हूं, आपकी टेररिज्म पंजाब में इंटरनेशनल क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने उसे लड़ लिया। और कैसे लड़ा? उसके जो दो मेन रीजन है, पब्लिक खड़ी हो गई, पुलिस रुथलेस हो गई। अब सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको गिराया जाएगा। हो सकता है इसमें कहीं थोड़ी बहुत जाती हो जाए, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो ATS बनी थी यूपी में, वो कहां से बनी थी? जो हमारे साथ पर्सनालिटी डॉक्टर विक्रम सिंह, इनके नाम से डिस्ट्रिक्ट कांपा करता था एक टाइम कि फटाफट जितने गुंडे बदमाश हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, जब तक इनकी पोस्टिंग यहाँ है। एक फाइनल कमेंट विक्रम सिंह जी का यहाँ पर लेना पड़ेगा। सर चलते चलते एक फाइनल कमेंट आपका भी। मैं सभी विद्वान पैनलिस्ट का सम्मान करता हूं, उन्होंने जो बातें कही हैं एक्शनेबल है, लेकिन वही है जो कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने कहा है, जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो आपकी डिप्लोमेसी में भी धार आती है, आपके वक्तव्य में भी धार आती है, और आपकी बंदूक में भी धार होती है। इसलिए अपनी मजबूती, आर्थिक, सैन्य बल, अपना प्रशिक्षण मजबूत कर ले, और आप देखेंगे कि आपकी बात की मान्यता न केवल देश में होगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर में हो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो G20 में भारत ने करके दिखा दिया जी। और उरी के बाद और बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने दिशा भी दिखाई है दुनिया को, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं, और ऐसे और होने चाहिए एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।